हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल सी की इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 20 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे व्हाट इज ए फाइनेंशियल सिस्टम। एक देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है और भारत के अंदर जब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम 1951 से पहले कैसा था, मतलब बैंकिंग हमारी कैसी थी। 1951 से मिड 80s तक सेकंड फेज के अंदर बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा था। देन फेज 3 के अंदर पोस्ट 90s 1990 के बाद में बैंकिंग सिस्टम हमारा किस प्रकार से था। देन नरसिम्हा कमेटी 1991 में बैंक जो कमेटी बैठी उसमें रिकमेंडेशन दी थी बैंकिंग सिस्टम के लिए, वो क्या थी। देन रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर 1992 टू 2008 से 1992 से लेकर 2008 तक बैंकिंग के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स है। वो रिफॉर्म्स क्या थे और आज के दिन प्रेजेंट डे में इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए फाइनेंशियल सिस्टम। एक फाइनेंशियल सिस्टम बोलते किसको है। देखो, देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो वो है चलते रहने, मतलब इसको चलाते रहने के लिए जो सिस्टम की जरूरत होती है वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे? जैसे देखो, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ को पैसों की नीड है। ठीक है, कुछ लोगों के पास पैसा है और कुछ के पास पैसे की नीड है। अब इनको, जब इन दोनों की, क्योंकि इस व्यक्ति को इन्वेस्ट करना है और इस व्यक्ति को वो पैसा लोन पर लेना है। ठीक है, अब इन दोनों की नीड्स को मैच करने के लिए, इन दोनों की नीड्स को मैच करने के लिए हमको जरूरत होती है फाइनेंशियल सिस्टम की। ठीक है, ये फाइनेंशियल सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस, markets, instruments and services that facilitate the flow of funds between people who have surplus money and those who need money। ठीक है, तो मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वेरियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। मार्केट्स आती हैं, मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिर अपना इंश्योरेंस मार्केट, तो ये सब मार्केट्स आती है। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जैसे जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे लोन लेते हैं, लाइक इक्विटीज, वेरियस फंड्स। ठीक है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और सर्विसेज, सर्विसेज जैसे मतलब जो सर्विसेज के ऊपर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं तो वो होगी सर्विसेज। तो ये सब मिलकर जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है, एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट और सर्विसेज है जो फंड्स की फ्लो को कंट्रोल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस मनी है, जिसके पास सरप्लस फंड है, और उन लोगों के साथ जिसको पैसे की नीड है। It acts as a bridge between savings and investments, ensuring money is mobilized and allocated effectively to support economic growth। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक लोगों के बीच में ब्रिज का काम तो करती हैं, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही फ्लो होती रहे, लेकिन ये भी इंश्योर करते हैं कि पैसे का यूज जो है वो इफेक्टिवली कर पाए, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल पाए। ठीक है, अब फाइनेंशियल सिस्टम जो है, फाइनेंशियल सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। देखो, इनफॉर्मल क्या होता है, क्योंकि हम आज़ादी के समय की बात करें या उससे पहले की बात करें, तब क्या होता था कि बैंकिंग इतनी स्ट्रोंग नहीं होती थी। ठीक है, तब व्यक्तियों को अगर फाइनेंशियल की नीड होती थी, पैसे की जरूरत होती थी, तो वो कहाँ जाते थे, वो जाते थे बड़े बड़े साहूकार के पास, साहूकारों के पास, या फिर कोई सेठ के पास, या कोई बड़ा रिच आदमी है इंडिविजुअल, उसके पास जाते थे। अब ये लोग क्या करते थे, ये सबसे पहले तो ये लोग जो है, तो जो जिसका कंट्रोल बैंक के पास, मतलब कोई सेंट्रल बैंक के पास नहीं है। ठीक है, तो ये होते थे, ये जो सेक्टर है ये है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब होता क्या था, ये लोग जो था ना, ये लोग आम जनता की शोषण करते थे, मतलब उनसे मन चाहे इंटरेस्ट रेट वसूलते थे। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत होती थी इसमें, इसलिए फिर सरकार को फॉर्मल सेक्टर भी बनाना पड़ा, जिसमें सरकार को खुद के बैंक्स बनाए और जो ऑलरेडी बैंक्स काम कर रहे थे उनको नेशनलाइज किया, जिससे क्या है एक हर आदमी को फंड्स का एक्सेस मिल पाए। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर बनाने का ये भी कारण था कि ये हर सेक्टर को पैसा
देते थे, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर, जो 8 प्रायोरिटी सेक्टर है उनको इजीली और कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाता था, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रोथ हो पाए। अब अगर ये फॉर्मल सेक्टर ज्यादा प्रॉफिट वाले ही जगह पर फंड्स अपने लोड करेंगे, तो फिर क्या है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही पैसा मिल पाएगा, हर आदमी को पैसे की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की। द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट्स आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बाहर काम करता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड रिलायंस ऑन सोशल नेटवर्क। तो ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर नहीं है, किसी के साथ कैसे भी हम लोन एग्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहती है। और जो तीसरा, ये जो रिलायंस करता है सोशल नेटवर्क पर करता है, मतलब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ये इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इंडिविजुअल्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, मतलब रिलेटिव्स हो गए, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स जो पैसा उधार पर देते हैं वो लोग, अनरेगुलेटेड एसोसिएशन एंड फंड्स, कुछ ऐसे अनरेगुलेटेड एसोसिएशन कुछ बना के काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अनरेगुलेटेड है बाय सेंट्रल बैंक, तो वो लोग, और पार्टनरशिप फर्म्स ऑफ लोकल ब्रोकर्स, लोकल के ब्रोकर्स, पान ब्रोकर्स जो कि साहूकार होते हैं, और चिट फंड्स कंपनीज, और चिट फंड कंपनीज। तो ये सब जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। अब इनफॉर्मल सेक्टर को ही, मतलब जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। दिस सिस्टम थ्रो अनरेगुलेटेड हैज हिस्टोरिकली प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल स्पेशली इन रूरल एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स। अब इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब खराब था, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इसका ग्राउंड लेवल पर यही थे। ठीक है, और बैंक्स जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे थे पहले। तब इनफॉर्मल सेक्टर ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हमारे डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि ये रूरल लेवल पर और अनऑर्गेनाइज लोगों को पैसे की नीड को पूरा करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड फ्रेमवर्क दैट सर्व द मॉडर्न इकोनॉमी। तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करता है, और रेगुलेटेड है बाय सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, जो कि आज भी मॉडर्न इकोनॉमी में काम कर रहा है। इट इज द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसिस्टेंट ऑन थ्री मेन कंपोनेंट्स। और ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा भागीदारी निभा रहा है। अब देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, देखो, मानो कि आपको कोई बिजनेस करना है। ठीक है, अब आप अगर बिजनेस करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा? पैसा। और पैसा आपको कौन देगा? बैंक्स। ठीक है, और आपको पैसा भी चाहिए होगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे कि आप उस पैसे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, अब जब आपको पैसा मिलेगा आपको क्या होगा? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट पे आप क्या सरकार को पे करोगे? टैक्स। और दूसरा, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, पैसा जो कमा रहे हो, तो वो आप कहीं पर स्पेंड भी करोगे, और स्पेंड करोगे तो देश में क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। अब जब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, तब हमारा जो देश है वो ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि सरकार के पास भी ज्यादा पैसा आएगा, सरकार ज्यादा खर्च पाएगी, जिससे हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, और हमारे देश में प्रोस्पेरिटी आएगी। इस प्रकार से होता है देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हमारे पास साउंड फाइनेंशियल सिस्टम काम करता हो। माने अब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज ए इंटरमीडियरीज। तो हमारे पास फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करते हैं, मतलब जिसके पास पैसा है, और जो ज्यादा एक्सेस मनी जिसके पास है उसका पैसा पहुंचाते हैं जिसको पैसे की नीड है। दे आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, तो उसको क्लासिफाई किया गया है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, एंड नॉन बैंकिंग एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई। तो पहले पहले जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चार भागों में बांटा गया है: रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या होता है? देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये बस आपको सुनना है, ये थ्योरी का चैप्टर है, आपको कोई नोट्स नहीं करने, नोट्स बनाने नहीं है। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पीडीएफ पढ़ के इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बस आप सुनो वीडियो को आराम से। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या है? Bodies that are regulate the financial market, such as the Reserve Bank of India,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अब सरकार ने तो फॉर्मल सेक्टर बनाया ना, फॉर्मल सेक्टर के अंदर सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार तरीके के बनाए। सबसे पहले रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का मतलब यह है कि जो रेगुलेट करेंगे पर्टिकुलर मार्केट को। जैसे आरबीआई बनाया, आरबीआई क्या करेगा, सारे बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि इनको मॉनिटर करेगा, इनके लिए नियम बनाएगा कि ये गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे, या जो भी बैंक्स हैं अगर वो अनएथिकली या आरबीआई के रूल को बाईपास करते हुए काम कर रहे हैं, तो आरबीआई उन पर चाहे तो पेनल्टी लगा सकता है। मतलब सभी बैंक्स जो है रिपोर्ट करेंगे आरबीआई को, और आरबीआई बनाएगा इनके लिए गाइडलाइंस कि किस प्रकार से इनको काम करना है। और ये इसलिए रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन बनाए गए क्योंकि आम पब्लिक को फाइनेंशियल वर्ल्ड में कभी भी नुकसान या किसी तरह की बायसनेस फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो बैंकों के लिए बनाया आरबीआई, कैपिटल मार्केट के लिए बनाया सेबी, और इंश्योरेंस मार्केट के लिए बनाया इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देन आते हैं बैंकिंग एंड डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या आता है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन। तो बैंकिंग एंड डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे कि कमर्शियल बैंक, हम कमर्शियल बैंक जो देखते हैं लाइक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सब बैंक कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो ये सब बनाए गए। कोऑपरेटिव बैंक्स आए, जो कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरियस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, देन क्रेडिट यूनियंस बनी, जो पब्लिक को पैसा और लोन प्रोवाइड करवाने का काम करने लगी, मतलब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने लगी और उनको लोन देने लगी। देन आए, और जो थर्ड है इसके अंदर, नॉन बैंकिंग एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज फर्म दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट इन द सेम वे एज बैंक। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी बने, जो कस्टमर की को सिर्फ वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज देते थे, लेकिन वो उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आई, म्यूचुअल फंड कंपनीज आई, तो ये क्या है, ये आम पब्लिक की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए। ठीक है, देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआईज आई, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू स्पेसिफिक सेक्टर सच एज नाबार्ड एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब दी डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसीज कैसे हैं, जिनका काम ये था कि एक स्पेसिफिक सेक्टर को ग्रो करने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, उसको बोला गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे नाबार्ड जो है, नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड रीफाइनेंस एजेंसी है एक तरह से। मतलब कि बैंकों को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो जाएंगे नाबार्ड के पास। ठीक है, सिडबी इसी प्रकार सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए काम करती है। ठीक है, तो एक तरह से बैंकों को एक्स्ट्रा फंड की अगर जरूरत है फॉर पर्पज ऑफ स्मॉल लैंड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो वो सिडबी के पास जाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक भी होने, जैसे एक्जिम बैंक बना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रिफाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सरकार ने बनाए डेवलपमेंट बैंक। तो सरकार ने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए अंडर फॉर्मल सेक्टर, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग एंड डिपॉजिटरी बैंक, मतलब जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ये सब आए। देन नॉन बैंकिंग नॉन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन लाइक इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज फर्म, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक्स। ठीक है, तो ये सब आए हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आता है वो इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, these are the products and services that facilitate the transfer of funds। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर फंड्स का ट्रांसफर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें लाइबिलिटी साइड इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट साइड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो हमने ऊपर अभी पढ़े कि ये चार तरीके के इंस्टीट्यूट्स बने, तो वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर पैसे का ट्रांसफर कैसे होता है, तो वो होता है दो तरीके से, लाइबिलिटी साइड इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड्स क्या है, लाइबिलिटी मतलब जो बैंकों को, जो बैंक्स के लिए लाइबिलिटी है, जो बैंक को आगे जाके पे करनी है, तो वो बैंक के लिए होगी लाइबिलिटी साइड इंस्ट्रूमेंट। लाइक डिपॉजिट्स, कस्टमर बैंक को पैसा जमा कराएगा, तो बैंक को बाद में कभी भी कस्टमर की डिमांड पर या टेन्योर पूरा होने पर कस्टमर को वापस पे बैक करनी है। ठीक है, तो वो होगी लाइबिलिटी। डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स यूनिट, तो ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लाइबिलिटीज। एंड एसेट्स क्या होंगी, लोन,
एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये जो है, ये कोई कस्टमर को लोन देंगे, तो लोन देंगे तो कस्टमर हमको वापस क्या करेगा, पे बैक। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगी, एसेट्स। एडवांसेस सेम है एज लोन, क्योंकि हम एडवांस देंगे तो भी कस्टमर को पे बैक करेगा। इन्वेस्टमेंट्स, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस पर उसको रिटर्न आएगी, और मतलब उसको पैसा दोबारा मिलेगा, वापस मिलेगा, तो ये भी उनकी एसेट होगी। और डेरिवेटिव्स, अब क्या होता है, बैंक्स जो है बहुत सारे डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है, जैसे कोई भी एक एसेट है, उस एसेट्स के ऊपर कोई दूसरी एसेट ट्रेड हो रही है। जैसे आपने गोल्ड ईटीएफ का नाम सुना होगा। ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ क्या है, गोल्ड का डेरिवेटिव है। मतलब कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड ईटीएफ का दाम बढ़ेगा, अगर गोल्ड का प्राइस कम होगा तो गोल्ड ईटीएफ का दाम भी कम होगा। तो ये इस तरह प्रकार की इन्वेस्टमेंट भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा करी जाती है, और यहाँ से जो इनको इनकम होती है, इसलिए मतलब यहाँ से जो इनकम होती है, क्योंकि ये बैंक के लिए क्या है, एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लायबिलिटी साइड इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट साइड इंस्ट्रूमेंट। देन आती है फाइनेंशियल मार्केट्स। दीज आर द प्लेटफॉर्म वेयर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। तो मतलब ये वैसे प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल मार्केट क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, मतलब लेन देन किया जाता है। द प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन दीज मार्केट्स आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस जो है उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। द फोर मेजर सेगमेंट्स आर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट। तो मनी मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोविंग और लैंडिंग होती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इन सब की लेन देन जो है मनी मार्केट के अंदर होती है। देन आता है कैपिटल मार्केट, जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स की लेन देन होती है, जहाँ पे इक्विटी और डेप्ट, जैसे कि हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट इसको बोलते हैं, तो ये सब आता है कैपिटल मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इक्विटी और डेप्ट की लेन देन होती है। फिर आते हैं फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन मार्केट, जहाँ पर ट्रेडिंग होती है फॉरेन करेंसी की। ठीक है, करेंसी की जो लेन देन होती है वो होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और देन आता है इंश्योरेंस मार्केट, जहाँ पर रिस्क का ट्रांसफर होता है। रिस्क ट्रांसफर मतलब कि अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजरली ये चार इंश्योरेंस, चार मार्केट्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तो फाइनेंशियल सिस्टम का जो पार्ट है। देन लास्ट जो है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। दीज आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। एग्जाम्पल इंक्लूड fund-based service like lending and investing, and fee-based service like merchant banking, credit rating and portfolio management। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं जो कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों होती हैं। ठीक है, और यही है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्मूथली काम करने के लिए मदद करती है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो यही सर्विस देकर पैसा कमा रहे हैं और देश के अंदर एक स्मूथ फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात करी कि फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो हमारे देश में लेन देन, पैसे की लेन देन को बरकरार रखता है, जिसमें जिसके पास एक्सेस पैसा है और जिसके पास पैसे की जिसको नीड है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम के चार पार्ट होते हैं। वो चार पार्ट क्या है, सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन आता है फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये सब मिलकर बनाता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे चार तरीके के थे। सबसे पहले क्या था, रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सिडबी, आरबीआई, सेबी जो कैपिटल मार्केट को करता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक्स को करता है, बैंक्स को करता है रेगुलेट, और इरडई इंश्योरेंस सेक्टर को करता है। फिर रेगुलेटर के बाद हमारा बैंकिंग एंड डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग जैसे कमर्शियल बैंक्स, फिर देन हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, तो ये सब बैंकिंग और डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन है, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। देन नॉन बैंकिंग और नॉन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंकिंग सुविधाएं नहीं देते लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में भागीदारी निभाते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारा है या म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये सब आ गए। देन लास्ट हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, जो वेरियस सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमारा नाबार्ड है जो एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है, सिडबी है जो हमारा
स्मॉल फाइनेंस पे फोकस, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है। देन एक्सिम बैंक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को रन करने के काम लिया जाता है, जो इन पे ट्रेड किया जाता है, जैसे कि एसेट साइडेड इंस्ट्रूमेंट्स और लाइबिलिटी साइडेड इंस्ट्रूमेंट्स। एसेट्स के अंदर जो कि बैंकों के लिए एसेट्स हैं, लाइक लोन, एडवांसेस, तो ये सब बैंकों के लिए एसेट्स हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। और लाइबिलिटीज के लिए, क्योंकि वेरियस डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, या और बैंकों के लिए क्या है कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बैंक लोकर सुविधा देते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि बैंकों को आगे चल के वो पे बैक करने हैं, ठीक है, तो वो सब बैंक के लिए लाइबिलिटीज होगी। फाइनेंशियल मार्केट्स चार तरीके की होती है, जैसे मेनली चार तरीके की हैं: कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, देन इंश्योरेंस मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करें तो। मनी मार्केट के अंदर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, ये सब ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम फॉरेन करेंसी का ट्रेड होता है। और इंश्योरेंस मार्केट के अंदर रिस्क का ट्रेड होता है, तो रिस्क को डाइवर्ट कर देते हैं, तो ये है इंश्योरेंस। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। और फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस जो बैंकिंग सुविधाओं में मिलती है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मिलती है, लाइक फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड तो मतलब कि हम आम आदमी से पैसा डिपॉजिट लेना और उसको, जिसको पैसे की नीड है उसको दे देना लोन पर, ठीक है, तो ये सब होगी फंड बेस्ड। और नॉन फंड बेस्ड जैसे जैसे फीस बेस्ड जो सर्विस बैंक देते हैं, फीस बेस्ड सर्विस देते हैं, जैसे फंड मैनेजमेंट देना, ठीक है, वेल्थ मैनेजर, या उसको कोई क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए, तो ये सब सर्विसेज जो है ये नॉन फंड बेस्ड रहती है। तो ये है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब मिलकर बनाता है फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे क्या है हमारे पूरे देश में, पूरी कंट्री में एक फाइनेंस का लेन देन चलता रहता है। अब बात करते हैं कि बैंकिंग जो हमारे आज काम कर रही है, ये 1951 से या उससे पहले किस प्रकार से चलती थी, ठीक है। द प्री इंडिपेंडेंस इरा ऑफ इंडियन बैंकिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेगमेंटेड एंड लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो जो हमारी आजादी से पहले की बैंकिंग थी ना, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड थी। तो उस टाइम क्या था, डोमिनेंस ऑफ इंडिजियस बैंकर्स, द फाइनेंशियल लैंडस्केप was dominated by indigenous bankers like money lenders and shaukars who catered the credit needs of local population, particularly in the rural areas. तो क्या था उस समय ना, ज्यादातर जो डोमिनेंस थी वो लोकल लोगों की थी। जैसे जो पैसे देने वाले, जैसे मनी लेंडर्स थे बड़े बड़े, या साहूकार जो थे, वो ही लोकल लोगों की क्रेडिट नीड को पूरा कर रहे थे, ठीक है। देयर ऑपरेशन वर लार्जली अनरेगुलेटेड एंड ऑफन इन्वॉल्व हाई इंटरेस्ट रेट। और ये क्योंकि ये अनरेगुलेटेड थे, तो ये लोगों से हाईली इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, जिससे मार्केट के अंदर भी पैसा जो है वो बहुत ज्यादा महंगा होता था, मतलब लोन पे लेना। और ये बहुत कई बार क्या बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश राज के अंदर ब्रिटिशर्स ने तीन मेजरली प्रेसिडेंसी बैंक बनाए। तो उसमें कौन कौन से बैंक बनाए थे, बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में बना, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना, एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। These banks function as a quasi-central banks and were primarily involved in financing government activities and trade। और ये एक तरह से क्वेसी सेंट्रल बैंक भी बना, जैसे बैंक तो बना ही, कमर्शियल बैंक तो बना, क्वेसी सेंट्रल बैंक मतलब कि ये सेंट्रल बैंक की भूमिका भी आधी निभाता था। फिर ये मेनली इसका फोकस था क्या, गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को करना और ट्रेड करने में सहायता होनी होनी मतलब इसमें आम पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के ट्रेड के लिए ज्यादा फोकस था। देन उस समय क्या था, लैक ऑफ सेंट्रल बैंक, उस टाइम सेंट्रल बैंक की कमी बहुत महसूस होती थी। देयर वाज नो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट बैंक फेलियर। अब उस टाइम क्या हो रहा था, एक तो सेंट्रल बैंक नहीं था जो कि रेगुलेट कर पाए पूरे भारत के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। तो हर कोई साहूकार, मनी लेंडर्स, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, जिससे क्या होता था कि मार्केट के अंदर एक तो नीडी पर्सन को पैसा नहीं मिल पाता था। और अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा दे भी देता था, तो वो उसको चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने बराबर में ही साहूकार से पैसा ले रखा था। जिससे क्या होता कि हमारे फ्रिक्वेंटली बैंक फेलियर हो रहे थे, मतलब बहुत से बैंक उस टाइम खत्म हो रहे थे। फिर अर्बन सेंट्रिक अप्रोच, और जो बैंक थे उस समय वो ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक थे, मतलब वो अर्बन पॉपुलेशन को ही ज्यादा फोकस करके पैसा देते थे, और वो रूरल एरिया में या एग्रीकल्चर सेक्टर उस साइड बिल्कुल नेग्लेक्ट करके ही चलते थे। द बैंकिंग सेक्टर वाज लार्जली concentrated in urban areas, neglecting the vast rural and agriculture sector।
In 1921, the three presidency banks were amalgamated to form the Imperial Bank of India. और जो तीन ये प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको 1921 के अंदर तीनों को मर्ज कर दिया गया, अमेलगमेट कर दिया गया और बाद में बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही आगे चलकर एसबीआई बना, एसबीआई बना था। ठीक है, तो while it performed some central banking functions, it also continued to commercial banking operations। और ये क्या था, ये सेंट्रल बैंक का काम तो थोड़ा थोड़ा कर ही रहा था, उसके साथ ये कमर्शियल बैंकिंग की सुविधा भी देने लगा। द नीड ऑफ डेडिकेटेड सेंट्रल बैंक वाज एक्टिवली फेल्ट which lead to establishment of RBI 1935 अंडर RBI एक्ट 1934। और हमने इंपीरियल बैंक तो बना दी 1921 में, लेकिन क्या हुआ आगे चलकर हमको सेंट्रल बैंक की जरूरत बहुत ज्यादा लगने लगी, क्योंकि ये बैंक इंपीरियल बैंक जो था कमर्शियल बिजनेस भी कर रहा था, मतलब कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशन भी कर रहा था और सेंट्रल बैंक भी कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तब देश को लगा कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो डेडिकेटली रेगुलेट करेगा फाइनेंशियल सिस्टम को। तो 1935 के अंदर आरबीआई को बनाया गया, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 पर बेस्ड था। देन आया फेज 2 ऑफ बैंकिंग सिस्टम 1951 से मिड 80s ऑर्गेनाइजेशन। These phases are defined by the imperatives of planned economic development and socialist agenda। तो इसमें जो बैंकिंग रिफॉर्म्स आए वो, क्योंकि उस टाइम हमारा देश के आजाद हो चुका था और हमने 5 इयर्स प्लानिंग करके देश को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने चेंजेस किए और सोशलिस्ट एजेंडा था उस टाइम, मतलब उस टाइम कैपिटलिस्ट सोच नहीं थी हमारी, प्रॉफिट कमाना मेन बिजनेस नहीं था। हम ये चाहते थे कि आम जनता को बेनिफिट हो, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिले और वो ग्रो करें। The government took significant control over the financial sector to align it and national development goals। तो गवर्नमेंट ने क्या है बैंकिंग सिस्टम पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया और उन्होंने फिर उस पे इस प्रकार से पॉलिसी बनाई जिससे नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। अब इस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबसे पहले तो किया था नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन किसका, आरबीआई का। द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, followed by the Imperial Bank of India becoming SBI in 1955 and the LIC forming sector of 1956। तो आरबीआई ने नेशनलाइजेशन की है किसका, आरबीआई का, जो कि 1949 में किया। तो ये एक सेंट्रल बैंक बना जो रेगुलेट करेगा पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को। देन जो इंपीरियल बैंक 1921 में बनाया था उसको आगे जाके नेशनलाइज कर दिया और 1955 में बना दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भी हम देखते हैं। और एलआईसी क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा था, तो एलआईसी को नेशनलाइज कर दिया 1954 में। और नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि इसके अंदर सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी और इसमें अब सरकार ने मतलब इसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो ये सब काम सबसे पहले किया गवर्नमेंट ने। देन किए बैंक रेगुलेशन, बैंक नेशनलाइजेशन टू इंश्योर क्रेडिट फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द गवर्नमेंट nationalized 14 largest commercial bank in 1969 and followed 6 more in 1980। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि जो बैंक हमारे देश में काम कर रहे थे वो सब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे एक तरह से पहले, लेकिन तब क्या हो रहा था कि ये जो बैंक थे वो ज्यादा फोकस कर रहे थे अपने प्रॉफिट पे। ठीक है, और प्रॉफिट पे फोकस कर रहे थे तो मतलब साहूकारों को लोन देते थे और गरीब आदमी को ये लोन नहीं देते थे। और जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं, जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं लाइक एग्रीकल्चर, हाउसिंग, ठीक है, जो देश की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है, उनको ये मतलब ध्यान नहीं देते थे उस पर, क्योंकि उस पर उनको प्रॉफिट कम दिखता था। तब सरकार ने क्या किया, उन बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, मतलब नेशनलाइज का करना मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, और ये कब कब किया देश में, 14 बैंकों को तो नेशनलाइज किया 1969 में और 6 को किया 1980 में। जिससे क्या है इनका फोकस जो है अब देश की तरक्की में ज्यादा होने लगा। तो 1969 में ये सब बैंक थे, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सब को हमने नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकार ने अपने अंडर में लिया। और यही बैंक आगे चलकर एक दूसरे के साथ बाद में मर्ज हुए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ। तो ये सब बैंक हुए नेशनलाइज 1969 में। और 1980 के अंदर आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक, ये सब आगे जाके नेशनलाइज किए गए 1980 में। ठीक है, तो ये काम हुआ। देन सरकार ने एस्टेब्लिश किए न्यू इंस्टीट्यूशन। सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, फाइनेंस की रीच को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नए इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू किए, जैसे
आरआरबीज बनाए, रीजनल रूरल बैंक्स, और सेटअप इन 1975 टू सर्व रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के पास फंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहुंचाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए आरआरबीज का निर्माण किया गया। देन सरकार ने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए थे, फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एस्टेब्लिश द प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग आईडीबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी सरकार ने बनाने शुरू किए। और सरकार ने एक और काम किया, क्योंकि लोगों का कहना विश्वास ज्यादा नहीं था बैंकों के ऊपर, लोग अपना पैसा बैंक के पास रखना नहीं चाहते थे, तब सरकार ने बनाई डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डीआईसी, was established 1962 to protect depositor interest इन द इवेंट ऑफ बैंक फेलियर। अब क्या होता है, उस टाइम लगातार बैंक जो फेलियर हो रहे थे, तब सरकार ने डीआईसी का निर्माण किया, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अंदर आम जनता को एक तरह से उनके डिपॉजिट पर सरकार ने इंश्योरेंस देना शुरू किया कि अगर बैंक डूबता है तो आपका पैसा सेफ है, ठीक है। और यही 1971 में जाकर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज हुआ, और बाद में 1978 में इसका नाम डीआईसीजीसी कर दिया गया, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है आज के दिन में, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये आरबीआई की सब्सिडरी है। और आज के दिन जो बैंक के लिए डिपॉजिटर है, उसको डीआईसीजीसी के द्वारा 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर बैंक डूबता है तो आपके 5 लाख तक का जो पैसा है वो आरबीआई द्वारा पे किया जाएगा, मतलब आरबीआई आपको इंश्योरेंस दे रहा है उस आपके पैसे पर। और ये जो 5 लाख है, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को मिलाकर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था सेकंड फेज के अंदर काम देश में। तो सेकंड फेज के अंदर सरकार चाहती थी कि लोग हम प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, जो कि 5 ईयर प्लान सरकार हर बार लेके आती थी। और उसके साथ सरकार सोशलिस्ट एजेंडा के साथ आगे बढ़ रही थी। और उसके लिए सोशलिस्ट एजेंडा का मतलब है कि सरकार प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगी, सरकार लोगों की हित, लोगों के फायदे के लिए काम करेगी। उसमें सबसे पहले तो डेवलपमेंट नेशनलाइज किए गए आरबीआई को, एलआईसी को, देन इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट किया गया एसबीआई के अंदर। देन बैंकों को नेशनलाइज करना शुरू किया, 14 बैंकों को 1969 में नेशनलाइज किया, और 6 बैंकों को 1980 में नेशनलाइज किया। और उसके बाद सरकार ने आरआरबी का निर्माण किया 1975 में, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाए, और डीआईसी का निर्माण किया, जो कि आज डीआईसीजीसी बन गया है, ठीक है। देन आया था फेज 3, पोस्ट 90s ऑर्गेनाइजेशन। तो 1990 के बाद का टाइम, द अर्ली 1990s विटनेस्ड ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया which led to a initiation of comprehensive economic reforms including the financial sector। अब हुआ क्या था 1990 के टाइम में, अगर आपने पहले के चैप्टर पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1990 के टाइम में क्या हुआ था, देश जो हमारा है बैलेंस ऑफ फंड के प्रॉब्लम से एक तो जूझ रहा था। मतलब हमारे देश में हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत ज्यादा कम पड़ गई थी, जिससे कि हम देश के अंदर इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या तो हमारे देश के ऊपर थी, ठीक है। और भी फाइनेंशियल, मतलब हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। हमारे पास जो है सिर्फ 14 दिन का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था। उस समय देश में जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की, ठीक है। और जब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए, ठीक है। तो उस समय द फेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म जब आए थे देश में, तब फाइनेंशियल सेक्टर भी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया गया। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, implementation of banking sector reforms based on the recommendation of Narasimhan Committee, a series of reforms were introduced to make the banking sector more competitive, efficient and profitable। तो क्या हुआ था, एक नरसिम्हन कमेटी बैठी, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात बताई कि आपको बैंकिंग में ये रिफॉर्म्स करने होंगे अगर देश का फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। और वो क्या क्या रिकमेंडेशन थी वो हम नीचे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन को मानना शुरू किया गया। Entry of new generation private sector banks. RBI issued guidelines for entry of new private sector banks, which were tech savvy and offer a wide range of products and services. This increased competition in banking sector। तो बाद में 1990 के बाद में ही आरबीआई ने अलाउ किया कि प्राइवेट सेक्टर के देश में आकर काम कर सकते हैं, मतलब लोग अपना प्राइवेट बैंक भी बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक तो टैक्स हैवी होंगे, मतलब उन अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, दूसरा वो कंपटीशन बढ़ाएंगे, और अच्छा और हेल्दी कंपटीशन होने से बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा वो भी ग्रो करेगा। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाए गए। द दिस इरा सा ए रिवोल्यूशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ। तो इस समय क्या हुआ, बैंकों को कंप्यूटराइजेशन किया आया, मतलब कंप्यूटराइजेशन बैंकिंग होना चाहिए। अब बैंकों में कंप्यूटर से काम होना शुरू हुआ,
एटीएम्स बनाए गए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लाए गए कि अब कहीं से भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ कस्टमर ले सकता था, एनीवेयर बैंकिंग शुरू होगी। देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होने लगा, लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस से, और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे सिस्टम भी मार्केट में आने लगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 1990 के दशक में होना शुरू हुआ। देन focus on prudential norms. The RBI introduced stringent prudential norms related to income recognition, assets classification, and provisioning of non-performing assets to strengthen the financial health of banks. तो क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम बैंक फेलियर बहुत आम हो रहे थे, लोग बैंकों से पैसा ले लेते थे, बाद में उसको डिफॉल्ट कर देते थे, ठीक है। तब बनाए गए प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब ये था कि हम एसेट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, एनपी कैटेगराइज किस प्रकार से करेंगे, जिससे क्या है कि बैंकों को प्रोविजनिंग करके चलनी होगी। प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि अगर बैंकों को ये लगता है कि भविष्य में चलकर हमको नुकसान हो सकता है, तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज को हमको पहले से ही हमारे पास रिजर्व में रखना होगा, जिससे क्या है कि बैंकों को अगर किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है, लेकिन बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ ज़्यादा प्रभावित ना हो उससे, ठीक है। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे फोकस होने लगा। देन डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट पहले क्या थी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती थी, ठीक है, लेकिन बाद में इसको मार्केट बेस्ड बनाया गया कि मार्केट डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी। इंटरेस्ट रेट ऑन बोथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस वर लार्जली डीरेगुलेटेड, अलोइंग बैंक्स टू डिटरमाइन रेट्स बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। तो बैंकों को अलाउ किया गया कि मार्केट कंडीशन के आधार पर आप इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर सकते हैं। इंटरेस्ट इंक्रीज फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। विद इंक्रीज कंपटीशन बैंक स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर प्राइवेट प्लेयर आए, फिर फॉरेन प्लेयर्स भी आने लगे, तो उससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक अच्छा कंपटीशन बन गया, और बाद में बैंक जो है प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी पे फोकस होने लगे कि उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और जो अब जिस प्रकार से वो ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से बैंकों को काम कर रहे हैं, वो अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, जिससे कि वो एक मार्केट के अंदर अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो ये सब काम हुए थे फेज 3 के अंदर पोस्ट 1990s के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नरसिम्हन कमेटी 1991 इन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो नरसिम्हन कमेटी बैठी थी 1991 में, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी बैंकों को। तो वो क्या क्या रिकमेंडेशन दी? द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम इज चेयर्ड बाय श्री एम नरसिम्हन, was appointed 1991 to examine all aspects of financial system and suggest measures for its reform। तो 1991 में एम नरसिम्हन जी की कमेटी बैठी थी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, जिन्होंने ये और सभी एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया, और फिर सजेस्ट किए कि हमको बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अब आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए 1991 में किसकी कमेटी बैठी थी, तब आपका आंसर होगा एम नरसिम्हन कमेटी। इट रिकमेंडेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। और एम नरसिम्हन जी की रिकमेंडेशन पर ही जो आज हम मॉडर्न युग की बैंकिंग देखते हैं वो बेस्ड है, और ये ही मेन बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1981। रिकमेंडेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। अब एसएलआर और सीआरआर हमने पढ़ा था। एसएलआर जो वो पैसा जो बैंक को अपने एनडीटीएल से, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में से अलग से रखना है, इन्वेस्ट करके रखना है, गोल्ड में, कैश के अंदर रख सकते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। जो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंकों की फाइनेंशियल अगर कोई बर्डन आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो इस पैसे से वो अपना अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई इनको मैंडेटरी करता है कि ये पैसा आपको एसएलआर में रखना है। अब एम नरसिम्हा जी ने कहा कि इस एसएलआर की रेट को कम करो, क्योंकि आज के दिन में तो हम देखते हैं इसको 18%, लेकिन किसी टाइम पे ये बहुत ज्यादा होती थी, मतलब 40-40% तक जाती थी। अब इसे होता क्या था कि बैंकों को लोन देने के लिए पैसा कम पड़ जाता था, क्योंकि बैंक को मोस्टली पैसा जो अपनी एनडीटीएल का वो तो रखना पड़ जाता है एसएलआर के अंदर। तो एन नरसिम्हा जी ने कहा कि आप एसएलआर और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को कम करो। बस एसएलआर की तरह ही सीआरआर है। सीआरआर मतलब जो आरबीआई ये बोलता है बैंकों को कि आप कुछ पैसा मेरे पास कैश में जमा कराओ, तो वो है सीआरआर, और कुछ जो पैसा अपने पास रखो वो है एसएलआर, ठीक है। देन नरसिम्हा जी ने कहा कि इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करो, कि बैंकों को खुद डिसाइड करने दो, और कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे मार्केट कंडीशन को देखते हुए। देन प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इनकम रिकॉग्निशन किस प्रकार से किया जाएगा, एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, बैड डेब्ट अगर हो रही है, मतलब पैसा डूब रहा है, तो उसके लिए प्रोविजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये सब रिकमेंडेशन दिया गया। देन कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बनाए गए, रिकमेंडेड द अडॉप्शन ऑफ बेसल वन फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। अब
कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में क्या थे कि मतलब अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो हर लोन के ऊपर एक रिस्क बैंक के ऊपर आ रहा है, और उस रिस्क को देखते हुए एक वेटेज उस रिस्क का लगाते हुए हमको कुछ पैसा जो है वो अलग से रिजर्व में रखना है। ठीक है, तो ये है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, और इसके बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम बेसिल का चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, अब आप इतना समझ लो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ये है कि हमको कुछ पैसा जो है हर लोन के रिस्क को देखते हुए कुछ अलग से रखना है अपने पास रिजर्व में, जिससे क्या है कि कभी कोई भी लोन डूबता है तो हमको बैंक कभी भी बंद ना हो, बैंक अपना फाइनेंशियल कंडीशन में वापस मतलब रिकवर हो पाए बैंक उस पैसे के डूबने से। ठीक है, देन रीस्ट्रक्चरिंग द बैंकिंग सिस्टम proposed a four-tier banking structure with a few large international banks, 8 to 10 national banks, local banks and rural banks. तो जो आज के दिन हम बैंकिंग देख रहे हैं ना, तो इसी पे ही डिपेंडेड है। मतलब इन्होंने ये बोला कि आप 4 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब 4 जगहों पर आप कवर करो, जैसे मेट्रो, फिर जो हमारी अर्बन एरिया है, फिर रूरल एरिया है, सेमी अर्बन है, फिर रूरल है। तो ये 4 टायर में पहले तो इन्होंने बाँट दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि बैंकों को भी इस प्रकार से आप मतलब एस्टैब्लिश करो। जैसे जो इंटरनेशनल बैंक है, उनको रखो, फिर नेशनलाइज़्ड बैंक रखो, ठीक है? 8 से 10 बैंक रखो, लोकल एरिया बैंक रखो, जो लोकल पॉपुलेशन को और कैटर कर पाए, और रूरल बैंक्स रखो, जो कि रूरल पॉपुलेशन पे फोकस हो, ठीक है? तो बैंकिंग सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये काम किया। देन एंट्री इन न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर आएँ और वो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ाएँ। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और अगर जो पैसा डूब जाता है या बैड डेब्ट्स हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए कंपनीज बनाएगी कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो पैसा था उसको वापस से रिकवर किया जा सके। फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिड्यूस पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेस। अब क्या हुआ, बैंकों को खुद की ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपने डिसीजन खुद से ले पाए, जिससे क्या है कि कोई भी वो पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर के अंदर काम ना करे। देन अबॉलिशन ऑफ ड्यूल कंट्रोल। अब इसमें ड्यूल कंट्रोल का मतलब यह है कि पहले क्या था, बैंकों को रेगुलेट करता था आरबीआई, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता था। लेकिन अब ड्यूल कंट्रोल खत्म करते हुए सिर्फ आरबीआई के द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जाता है, तो ये खत्म किया गया। तो ये सब रिकमेंडेशन दी थी एन नरसिम्हा राव जी ने कि हमको बैंकिंग को अगर अच्छा करना तो ये सब काम करने हैं। देन उन एक सेकंड कमेटी बैठी थी 1998 में, तो ये भी अंडर में थी एम नरसिम्हा राव जी की। ठीक है, उनके अंदर उन्होंने फिर से कुछ बैंकों को प्रोग्रेस करने के लिए दोबारा से सजेशन दिए थे। was constituted in 1998 to review the progress of the reforms and suggested further measures। और ये क्योंकि पहली कमेटी जो बैठी थी वो 1991 में बैठी थी, ठीक है? अब 1991 में उन्होंने ये सब रिकमेंडेशन दी, ठीक है, जो हमने पढ़ी। अब ये रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए कि ये रिकमेंडेशन हमने जो अप्लाई अप्लाई कर दिए हैं, तो वो रिव्यू करने के लिए और उसके बाद उसको फर्दर अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो क्या क्या कर सकते हैं हम, इसकी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। सबसे पहला, स्ट्रेंथिंग द बैंकिंग सिस्टम थ्रू मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक्स। इन्होंने कहा था कि हमको बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाना है, हमको बड़े बैंकों को मर्ज करके, मतलब बैंकों के नंबर कम करो और बैंकों को मर्ज करो। देन नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट आया, फॉर वीक बैंक्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज टू शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री एसेट्स। तो नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि जो वीक बैंक है, वो बैंक जिसका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा एनपी है उस बैंक के ऊपर, ठीक है, तो वो जो बैंक है, ये बैंक के नए जो रिस्क वाले लोन है, जो नए रिस्क वाले लोन है उस पे अपने इन्वॉल्वमेंट को कम करें या बंद करें, और वो अपना जो पैसा है वो रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखें, जहाँ से उनको एक सर्टेन अमाउंट पे रिटर्न मिलता रहेगा, और इससे ये होगा कि जो डिपॉजिटर है उस बैंक के, उनका पैसा जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो नैरो बैंकिंग कंसेप्ट ये था, जिसमें बोला गया था कि जो वीक बैंक है वो अपना पैसा रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ना कि ज्यादा रिस्की लोन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, देन स्ट्रिक्टर प्रोडिशन नॉर्म्स जैसे एसेट्स क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, तो वो सब जो है उनको और स्ट्रिक्ट किया गया। देन इंक्रीज इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अब कैपिटल एडिक्वेसी जो कि बेसल वन में हम बात करी थी, बेसल वन में मैंने ऊपर जो आपको बताया कि कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब ये था कि हमको हर लोन के रिस्क की वेटेज करते हुए हमको कुछ पैसा जो है रिजर्व में रखना पड़ेगा। अब ये पहले क्या था, इसका जो रेट था मतलब 9% था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 11% तक ले गए थे। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी को और बढ़ाएगा। देन रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज, और बैंकिंग लॉज जो है तो उसको मॉडर्नाइज किया गया, तो मॉडर्नाइज द लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सब काम किया गया
नरसिम्हा कमेटी के अंडर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर 1992 टू 2008। तो 1992 से लेकर 2008 में तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए और वो रिफॉर्म्स यही थे जो कि नरसिम्हा कमेटी द्वारा सजेशन दिए गए थे। द पीरियड बिटवीन 1992 to 2008 saw the systematic implementation of recommendation to the Narasimhan Committee leading to the comprehensive reforms of Indian banking sector। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किए गए? प्रूडेंशियल नॉर्म्स में इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। ठीक है, तो ये आपको बता चुका हूँ, बस वही हमने सब इंप्लीमेंट किया। कैपिटल एडिक्वेसी लाएगा, ठीक है। देन इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस देने लगा आरबीआई, और फॉरेन बैंक्स का प्रेजेंस इंडिया में बढ़ने लगा। देन लीगल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हुए, जैसे क्या होता था, क्योंकि पहले पैसा डूबता था, ठीक है, हम रिकवर नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया, डीआरटी बनाया गया, सरफेसी एक्ट बनाया गया 2002, जिसके अंदर क्या था, बैंकों को पूरी इंडिपेंडेंस, मतलब बैंकों को पूरी आज़ादी मिली कि वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी बोरोवर की, जो अपने बोरोवर है उसकी संपत्ति को भी नीलाम करा सकते हैं, उसको जब्त कर सकते हैं। तो ये जो उनको ऑटोनॉमी मिली वो सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, सर्विसी एक्ट 2002 के अंदर उनको दी गई। ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस बनाया गया, जो कि सुपरवाइज करता था सभी बैंकों को। देन डीरेगुलेशन एंड लिबराइजेशन, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया कि बैंक खुद निर्धारित करें मार्केट के आधार पर। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिली, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गिवन मोर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं खुद से काम करें, उनको पूरी ऑटोनॉमी दी जाए। देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई एक्टिवली प्रमोटेड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। मतलब 1991 से लेकर 2008 के बीच में इंडियन बैंक्स के अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, जैसे सीबीएस सिस्टम आएगा, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, देन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो हम क्या है, यहाँ से बैंकिंग जो है वो टेक्नोलॉजिकली साउंड होने शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म जो है नरसिम्हा जी की कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इंडियन बैंकिंग के ऊपर लाए गए। देन नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट स्टेटस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो आज के दिन हम जो बैंकिंग सिस्टम देखते हैं हमारे देश में वो कैसा है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम टुडे इज मोर मैच्योर, रेजिलिएंट एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो आज के दिन जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है, रेजिलिएंट है, अब मतलब झेल सकता है वो बहुत सारी परेशानियां, और ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, और वो बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के समय में हमारे देश में करंट स्ट्रक्चर क्या है बैंकिंग का? तो आज बैंक जो है वो मेनली दो तरीके के हैं भारत में। एक है शेड्यूल बैंक और एक है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या है? जो ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, सेकंड शेड्यूल में आते हैं, तो उनको कहा जाता है शेड्यूल बैंक। और ऐसे बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं आते, आरबीआई एक्ट सेकंड 1934 के सेकंड शेड्यूल में नहीं आते, तो वो सब बैंक जो है नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। तो ये जो है आरबीआई एक्ट के अंदर ऑफिशियल डेफिनेशन है। ठीक है। अब शेड्यूल बैंक होने का फायदा क्या है कि ये बैंक आरबीआई के साथ लेन देन कर सकते हैं, मतलब जैसे आरबीआई रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट से पैसा देता है या लेता है, तो वो सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं शेड्यूल बैंक। ठीक है। अब शेड्यूल बैंक जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, और देन फॉरेन बैंक। ठीक है, तो ये हमारे कमर्शियल बैंक हुए। देन शेड्यूल बैंक के अंदर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जैसे हमारे स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करके कोऑपरेटिव बनाए जाते हैं, वो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। देन डिफरेंशिएटेड बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक्स लाइक हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, या हम इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये सब जो एग्जांपल है। देन पेमेंट्स बैंक जैसे अपना एयरटेल पेमेंट बैंक, देन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीबीपी। ठीक है,
तो ये सब जो है ये हमारे डिफरेंशिएटेड बैंक है, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। अब इनमें मेजरली डिफरेंस क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और लोन भी दे सकता है, लेकिन पेमेंट्स बैंक जो है वो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, वो लोन नहीं दे सकता। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। देन आते हैं हमारे आरआरबी, ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पार्ट है। रीजनल रूरल बैंक, तो रीजनल रूरल बैंक का मतलब है कि हम रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ठीक है, इसके लिए आरआरबी बनाए गए। तो ये आज के दिन स्ट्रक्चर है हमारे देश में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। ठीक है, शेड्यूल बैंक पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट की होल्डिंग ज्यादा है, और फॉरेन बैंक ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर जो है वो फॉरेन कंट्री में बेस्ड है। ठीक है, और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स, वह बैंक्स जो हमारे एग्री सेक्टर स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे मोस्टली जो है कोऑपरेटिव बैंक्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो बैंक बनाए गए थे कोऑपरेटिव बैंक से, ये कॉर्पोरेशन मिलकर बनाते हैं जिसको। फिर डिफरेंशिएटेड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, और आरआरबी जैसे रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और जो आते हैं सेकंड वो है नॉन शेड्यूल बैंक। ऐसे बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल में नहीं आते वो नॉन शेड्यूल बैंक है, और ये बैंक जो है वो आरबीआई के साथ रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट से पैसे की लेन देन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये डेफिनेशन देख लेते हैं। तो शेड्यूल बैंक, banks that are listed in the second schedule of the RBI Act 1934 are eligible for loan from RBI at the bank rate and are member of clearing house। और जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर भी होते हैं और आरबीआई से बैंक रेट पे पैसा भी उधार ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स तीन तरीके के हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। मेजोरिटी स्टेक हेल्ड बाय द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में। दिस हैज द वास्ट नेटवर्क एंड प्ले ए क्रूशियल रोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ए कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू मर्जर। तो मतलब आज के दिन में पब्लिक सेक्टर बैंक में कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब मर्जर करके बैंकों के नंबर हैं जो कम करते जा रहे हैं। और आज के दिन में इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो नंबर है 12। आज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, मेजोरिटी स्टेक हेल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, नॉन दे आर नोन एज देयर एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सर्विस। और प्राइवेट सेक्टर जाने जाते हैं अपनी एफिशिएंसी को लेके, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेके और कस्टमर सर्विस, बेटर कस्टमर सर्विस को लेकर। ठीक है, और फॉरेन बैंक्स, द बैंक देयर हेडक्वार्टर इन द फॉरेन कंट्रीज एंड ऑपरेटिंग इन इंडिया थ्रू ब्रांचेस। और ऐसे बैंक जो कि फॉरेन कंट्री में बेस्ड हैं और इंडिया के अंदर ब्रांचेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कमर्शियल बैंक। देन कोऑपरेटिव बैंक्स, दीज बैंक ऑपरेट ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस एंड कैटर द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कोऑपरेशन में काम करते हैं और स्पेसिफिक सोसाइटी को टारगेट करते कैटर करते हैं। सच एज द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हैव ए थ्री टायर स्ट्रक्चर: स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो थ्री टायर में काम करते हैं: स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बिल्कुल विलेज लेवल या प्राइमरी लेवल पर। देन आते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। These are niche banks to cater to a specific needs of certain segment of the population। तो ये niche बैंक है, स्पेसिफिक niche पे ही काम करते हैं और जिससे एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करते हैं। जैसे पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट कैन नॉट इशू लोन्स ऑन क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो बेसिक बैंकिंग सुविधाएं देती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लैंडिंग भी करते हैं, मतलब लोन की सुविधाएं भी कस्टमर को देते हैं। लेकिन इसके अंदर लिमिट्स रहती हैं कुछ। ठीक है, उस लिमिट से बाहर जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन नहीं दे सकते और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या हैं? जो स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करके वो पब्लिक को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, वो होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। जो इनमें आते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लेकिन लोन नहीं दे सकता। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट के साथ साथ लोन भी दे सकता है। ठीक है, मेजरली ये डिफरेंस है और इसके बारे में हम इनके चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी कितनी लिमिट है, किसने बनवाया, किसकी रिकमेंडेशन पर ये बने। देन आते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। दीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट और अदर बैंकिंग फैसिलिटी टू द रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन को फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, दूसरा क्रेडिट सुविधाएं देने के लिए और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो बैंक्स बनाए गए थे वो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। फिर आता है नॉन शेड्यूल बैंक, बैंक्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। तो नॉन शेड्यूल बैंक उनको बोला जाता है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं आते। ठीक है, तो ये जो है मॉडर्न बैंकिंग स्ट्रक्चर आज इंडिया में काम कर रहा है। अब कुछ चैलेंजेस हैं
और रिसेंट ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं बैंकिंग में, वो क्या क्या है। सबसे पहले राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक। तो अब डिजिटल बैंकिंग बढ़ने लगी है क्योंकि रिटेल बैंकिंग बहुत ज्यादा फल फूल रही है, ठीक है। तो उससे फिनटेक्स भी हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए। फिनटेक्स मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना वो विद टेक, ठीक है। तो ये होता है फिनटेक। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट हैज लीड टू ए बूम ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड द emergence of financial technology fintech companies that are both collaborating and competing the traditional banks। अब क्या हुआ है, मार्केट के अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज बहुत आ गई हैं, और दूसरा स्मार्टफोन के नंबर बढ़ गए हैं और इंटरनेट सुविधाएं बहुत सस्ती हो गई हैं। इसकी वजह से क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बूम आया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई है। देन focus on financial inclusion, the government and the RBI are actively promoting financial inclusion through initiatives like the pradhan mantri jan dhan yojana to provide banking service to the unbanked population। और अब क्या है, सरकार भी जो है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा भागीदारी निभा रही है। और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और जो लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा उनको भी बैंकिंग सुविधा का लाभ मिले। तो इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, मतलब फाइनेंस की रीच को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहना है। इसके लिए सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आई, जिसके अंदर हर किसी का जो बैंक अकाउंट है वो फ्री में खोला जाएगा, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए। एनपीए रिमेन ए सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द बैंकिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली फॉर पीएसबी। और क्या है कि अभी जो रिसेंटली देखा जा रहा है कि लोगों बैंकों के ऊपर ना बहुत ज्यादा एनपीए हो गया था, ठीक है। अब सरकार ने ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क लाई है जिससे बैंकों के ऊपर एनपीए का जो भार है वो कम हो पाए। और ज्यादातर क्या था, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी। द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू, इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो और जैसे आरबीआई ने सरफेसी एक्ट लेके आई, ठीक है। फिर फिर आरबीआई, फिर क्या हुआ कि आईएसबी आईबीसी लाई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ये ये फायदा करते थे क्योंकि जो डिफॉल्ट हो जाते थे तो उनको लिक्विडेट करना बहुत इजी हो जाता था, ठीक है। सरफेसी एक्ट के अंदर हम उनकी जगह को, मतलब उनकी जो मॉर्गेज उन्होंने रखा है या कोलेटरल हमको जो दे रखा है उसको हम जब्त कर सकते थे, उसको नीलाम करा सकते थे। तो बैंक को पूरी छूट थी, मतलब इसमें किसी भी कोर्ट के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ता था बैंक को। तो ये उनके इजी हो गया। और आईबीसी लाएगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसकी लिक्विडेशन का काम जल्दी कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अब बढ़ने लगा है क्योंकि ज्यादा लोग डिजिटलाइज हो गए हैं, अब डिजिटली पेमेंट ज्यादा होने लगी हैं। तो क्या साइबर फ्रॉड भी बढ़ने लगा है। विद द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग द रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स एंड फ्रॉड हैज आल्सो ग्रोन। तो रिस्क जो साइबर थ्रेट्स और फ्रॉड का बढ़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है कि अब एंड बहुत सारे बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर अब एनबीएफसी आ गए, ठीक है। फिर अब फिनटेक्स कंपनीज आ गई। तो अब क्या, मार्केट में कंपटीशन बहुत होगा। बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग इंटेंस कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम विद इन बट ऑल्सो द एनबीएफसी एंड फिनटेक कंपनी। एनबीएफसी और फिनटेक कंपनी आने से मार्केट के अंदर और भी कंपटीशन बढ़ गया। मर्जर एंड कंसोलिडेशन, द गवर्नमेंट हैज बीन परस्यूइंग a policy of merging weaker public sector banks and stronger ones to create larger and more robust banks। गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर रही है, जिससे क्या है कि एक बड़ा बैंक वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। जिससे एक स्ट्रॉन्ग बैंक बने, और जो जो कि एक वर्ल्ड लेवल पर, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर बैंक हमारे देश की प्रेजेंस भी दिखाएगा, ठीक है। तो सरकार अब बैंकों को कंसोलिडेट कर रही है, मतलब बैंकों के नंबर को कम करती जा रही है। अब अभी एक मेगा मर्जर हुआ था बैंकों का 2020 के अंदर। द कंसोलिडेशन वाज अनाउंस्ड टू 2019, कम इनटू इफेक्ट इन 2020। तो 2020 के अंदर एक मेगा मर्जर हुआ था बैंकों का। द मेगा मर्जर इन्वॉल्व द एमलगेमेशन ऑफ 10 पीएसबी इनटू 4 एंटिटीज। अब 10 बैंकों को मर्ज करके बैंक सरकार ने 4 बैंकों का निर्माण किया था। आप सभी को पता होगा वैसे तो। वो 4 बैंक क्या थे, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, ठीक है। ओबीसी और यूबीआई को मिलाकर पंजाब नेशनल बैंक बनाया। केनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, और इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया था। तो ये काम किया गया था 2020 के अंदर, ठीक है। और अभी रिसेंटली देखा गया कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक मंथन हुआ था, मंथन 2025 हुआ है अभी, 12 सितंबर से 12 सितंबर 2025 से 13 सितंबर 2025 को हुआ था, ठीक है। इसमें ये बात कही गई थी कि अब सरकार ये चाहती है कि 2047 तक
हमारा देश में, क्योंकि टॉप 20 बैंक्स के अंदर एक भी इंडियन बैंक नहीं है। आज दुनिया के टॉप 20 बैंक में एक भी इंडियन बैंक नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि अ, हम हमारे देश में एक इतना बड़ा बैंक बनाए जो कि जगह बना पाए टॉप 20 बैंक्स के अंदर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, मतलब उस बैंक की इतनी एसेट्स हो कि 2047 तक हमारे देश में कोई बैंक टॉप 20 वर्ल्ड के टॉप 20 बैंक्स के अंदर आ पाए। ठीक है, और अब सरकार और मर्जर का सोच रही है कि और बैंकों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया जाए। ठीक है, अब वो देखना होगा कि कौन सा बैंक सरकार मर्ज करती है, लेकिन मर्जर होगा जरूर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या था, पूरा थ्योरी में था, तो मतलब आपको बस इसको सुन लेना था। और इसमें बस ये पूछ सकता है कि फेस वन में क्या हुआ, मतलब क्या क्या उस टाइम कंडीशंस क्या थी। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, फेस वन में जब हमारे इंपीरियल बैंक को बनाया गया, सॉरी उस टाइम 3 बैंक थे हमारे, प्रिंसिप जिसको प्रिंसिपल बैंक्स बोलते थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए। ठीक है, या वो हिस्ट्री पूछ सकते हैं थोड़ी बहुत, आपको हिस्ट्री पता भी होनी चाहिए कि बैंकिंग कहाँ से शुरू हुई इंडिया में। दूसरा, आपसे ये पूछ सकते हैं कि नरसिम्हन जी ने एम नरसिम्हन जी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। ठीक है, बस ये इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर के साथ आपको एक रिवीजन मिल जाएगा। आप इसको पढ़ के चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमी। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर। टू प्रिंट करेंसी एंड मैनेज गवर्नमेंट डेब्ट नहीं है। द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं, ये भी नहीं है। टू एक्ट एज ए ब्रिज फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर टू बोरोवर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है कि जो पैसा जिसके पास सेव पड़ा है और जो उधार लेना चाहता है, उनके दोनों के बीच में ब्रिज का काम करना, उनको मिलाना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइक कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरीज टू चैनलाइज फंड्स बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स कलेक्टिवली नोन एज। तो इसका क्या आंसर होगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बैंक की तरह, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, जो इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं सेवर्स और बोरोवर्स के लिए, उनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट नहीं बोलते, इंस्टीट्यूशन नहीं बोलते, सर्विस नहीं बोलेंगे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ए टाइप ऑफ नीश बैंक इंट्रोड्यूस्ड टू सर्व स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो मतलब कोई इन मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा डिफरेंशिएटेड बैंक है। और डिफरेंशियल बैंक की डेफिनेशन भी दे दी कि वैसे बैंक जो नीश के ऊपर काम करते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक डिफरेंशियल बैंक नहीं है, फॉरेन बैंक्स नहीं है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जो है वो नीश के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो इसके आपको ये और देख लो यार, एक कई बार ना इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करो। तो कॉलम ए में हमको क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और कॉलम बी में दिया हुआ है सेक्टर। अब हमको ये बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर के लिए काम करता है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। तो पहला है जैसे आरबीआई। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको कोई एक मैच करना है, और वो मैच करने के बाद हमको इनमें देखना है वो कितने ऑप्शन में कॉमन है। और जब कॉमन हम देख लेंगे तब हमको पता चलेगा कि अगर वो सब में आ रहा है तो हमको दूसरा मैच करना है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमको एक मैच करते ही आंसर मिल जाता है। जैसे हम जानते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई किसमें काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं करता, स्मॉल इंडस्ट्री में नहीं करता, आरबीआई करता है बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम में। तो हम ये जानते हैं कि एक का आंसर जो सी है, तो वन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो वन सी किस किस में है, वन सी इसमें नहीं है, वन सी इसमें नहीं है। अब वन सी ये है, दो के अंदर वन सी आ रहा है। ठीक है, अब सेबी देख लेता हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी इंश्योरेंस में काम नहीं करता, स्मॉल इंडस्ट्री में काम नहीं करता, बैंकिंग में तो आरबीआई कर रहा है। ठीक है, तो अब काम करता है सिक्योरिटी एंड मार्केट, सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट में। तो दो का हो जाएगा डी, दो का हो जाएगा डी। अब दो का अगर डी है, तब हमको दोबारा से वो देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर दो का ए है, तो ये तो गलत हो गया, तो दो का डी, मतलब ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम मैच करने के लिए देख सकते हैं 3 ए और 4 बी। 3 का ए इंश्योरेंस इल्डा, तो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है। और 4 का सी स्मॉल इंडस्ट्री सिटी बैंक जो है वो, सॉरी 4 का बी, 4 का बी तो है, तो स्मॉल इंडस्ट्री
डेवलपमेंट बैंक जो है इसके नाम में लिखा है स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई के लिए काम करता है, तो हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस आंसर की मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन के साथ।